we pass on the mic to Dr. Vikrant. Dr. Vikrant, I'll update all the joinees a little about Kheti Samvad and the initiatives which Kheti Wala has taken. Kheti Wala is basically connecting farmers to far dreamers, and there are a number of initiatives we are working at, basically helping ये किसानों को हर लेवल पे मदद करने की कोशिश है, हर तरीके से मदद करने की कोशिश है, और इसकी ये कोशिश में हम 8 तरीके से काम करते हैं, 8 इसके इनिशिएटिव्स हैं। मैं सारे इनिशिएटिव्स के बारे में दो दो लाइन बोलूंगी ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि एक्चुअली इनिशिएटिव्स के थ्रू क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो इनिशिएटिव है वो है खेती कॉर्नर, जिसमें इसमें हर 5 किलोमीटर में एक बाजार खोलने का प्लान है, जिससे कि हमारा जो किसान है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, डायरेक्टली उपभोक्ताओं को अपना सामान बेच सके। इससे किसानों को भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी अच्छी चीज अच्छे दामों में मिलेगी। फिर हमारे पास है खेती केंद्र। यहाँ पे किसानों को निवेश, बीज, मशीनरी, पेस्टिसाइड्स, उर्वरक, कीटनाशक, इन सबको उपलब्ध कराने की कोशिश है। आधुनिक मशीनरी जैसे कि ड्रोन, वो अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, अपने फसलों को ज्यादा पोषण कैसे पहुंचा सकते हैं, इन सब मार्गदर्शन की कोशिश है। और एक छत के नीचे 16 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं खेती केंद्र के थ्रू। फिर है खेती कल्याण। इसमें जो है भाग्य स्वामी पद्धति में आवश्यक निवेश मिले हमारे किसानों को, ऐसी कोशिश है। जो शिक्षित लोग हैं, व्यवसायिक हैं, दूसरे क्षेत्रों से हैं, जो निवेश करना चाहते हैं खेती में, वो खेती कल्याण मदद करता है किसानों को और ऐसे निवेशकों को मिलाने की। तो इससे जो है हमारे किसानों के ऊपर से कर्जे का बोझ कम होगा और जो निवेशक है उनको भी एक सही मार्ग मिलेगा कि वो कैसे एग्रीकल्चर में, खेती में निवेश कर सकते हैं। फिर हमारे पास है खेती वाला। खेती वाला के थ्रू जो है हम 24/7 एग्री न्यूज चलाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है एक पत्रिका भी आती है जो कि करेंटली वर्तमान में इंग्लिश में चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी जो है तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में प्रकाशित करने की कोशिश है। इसमें हर तरह का लेटेस्ट समाचार, कृषि समाचार, नवाचार, बाजार की क्या स्थिति है, कोई भी नई जानकारी जो किसान भाइयों के लिए या निवेशकों के लिए यूजफुल हो, वैसी जानकारी इस पत्रिका के थ्रू लाने की कोशिश है। खेती पुरस्कार एक इनिशिएटिव है जहाँ पे कि हम लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं खेती में, जो योगदान दे रहे हैं खेती में विभिन्न प्रकार का, उनको सम्मानित करने का एक तरीका है, जिससे कि हम उनको प्रोत्साहित कर सके, सम्मानित कर सके। खेती समिट में नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को साथ में मिलाने की कोशिश है, ताकि वो अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, कोलैबोरेट कर सके, और जो है नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसमिट हो, प्रैक्टिकली यूज हो। केवी संवाद, ये आपका केवी डायलॉग्स जो आज हिंदी में हो रहा है, ये इसके अंतर्गत है। कई सारी भाषाओं में ये चल रहा है। यहाँ पे हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि अलग अलग तरह की नॉलेज, ज्ञान हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचा सके। कृषि से संबंधित हर प्रकार की चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये करेंटली 5 भाषाओं में चल रहा है, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मराठी, और बहुत जल्दी ही उड़िया, बंगाली, पंजाबी, असमीज, गुजराती और बाकी भाषाओं में भी लाने का प्रयास है। खेती कोष ये डायरेक्टली किसानों को साझेदारी करने में मदद करता है लोगों के साथ। अगेन, इससे आपके किसानों का आर्थिक बोझ कम होता है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स खेती कॉर्नर, खेती संवाद के थ्रू चल रहे हैं, खेती वाला के थ्रू चल रहे हैं। ये सारे इनिशिएटिव्स, खेती कॉर्नर, खेती केंद्र, खेती कल्याण, खेती वाला, पुरस्कार, समिट, डायलॉग्स, और इन सारे प्रयासों का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा सपोर्ट मिले हर तरीके से। मैं अपने बारे में 2 शब्द बोलती हूँ। मैं न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हूँ और ऑल्सो क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, और मेरा काम है लोगों को ये मदद करना कि वो अच्छा भोजन कैसे खाएं और अपनी सेहत को अच्छा कैसे रखें। अगर हमारे किसान भाई ही अच्छा खाना नहीं उगाएंगे तो ये मेरा काम मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस इनिशिएटिव से जुड़ी हुई हूँ ताकि मैं उगाने की स्थिति से अब तक की चीजों को समझ सकूं। आज हमारे बीच बहुत सारे स्पीकर्स आके गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स। बहुत सारे स्पीकर्स ने हमको, हमारे किसानों को बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया हुआ है, जो कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हम हर बार आपके लिए कोई ना कोई विशेषज्ञ लेके आए। डॉक्टर विक्रांत आज हमारे साथ हैं।
ये जो है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जो मुंबई में है। इन्होंने कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आर्टिकल्स लिखे हैं, बुक्स में चैप्टर्स लिखे हैं, और आज हमारे बीच में है। और ये हमको आज सोयाबीन के बारे में बताएंगे। सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता में गिरावट के कारण, उसके कारण क्या है और उसको कैसे हम निपट सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आज हमको डॉक्टर विक्रांत खरे बताएंगे। सो डॉक्टर विक्रांत खरे, वेलकम टू द खेती संवाद। एंड मैंने भी अपना डॉक्टरेट का पीएचडी का टेबल वर्क बीआरसी में ही किया है, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी कि आप कौन से डिवीजन से हैं। मैं मॉडल लैब्स में काम करती थी। मेरा पूरा डॉक्टरल टेबल वर्क बीआरसी में ही हुआ है। सो मेरे बहुत सारी पुरानी मेमोरीज है बीआरसी के साथ। आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आप अभी हमको सोयाबीन के बारे में प्लीज बताएं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा केवी टीम और केवी खेती वाला चैनल का, जो मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिला सोयाबीन के बारे में कुछ बताने का। सोयाबीन का एक्चुअली मैं किसान भाइयों के लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। सोयाबीन बीज की गुणवत्ता में गिरावट के आंतरिक कारण, कारक और समस्याओं से निपटने के व्यवहारिक उपाय। सोयाबीन का मेनली बड़ा ही सेंसिटिव क्रॉप है, तो सबसे पहले थोड़ा सा सोयाबीन के बारे में जान लेते हैं। ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है, ये दाल वाली फैमिली में आता है। जैसा कि मैंने बोला, दाल वाली फैमिली में आता है ये। और ये बड़ा ही सेंसिटिव क्रॉप है, बड़ा ही अच्छे से इसका ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज ये इसका सीड वायबिलिटी, सीड जर्मिनेशन परसेंटेज बड़ी ही जल्दी इसका गिरता है, बड़ा जल्दी हैम्पर होता है। मीन्स एक सीजन से दूसरे सीजन में हम लोग को लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो इसका जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाएगा। तो सीड की गुणवत्ता का कैसे हम ध्यान रखें, वो चीजों को हम फोकस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि सीड की गुणवत्ता को कैसे हम बचा के रख सकें। तो सोयाबीन, जैसा कि मैंने बोला कि दाल वाली फसल है, ये हाईली न्यूट्रिशियस है। इसमें 40% प्रोटीन, 20% एडिबल ऑयल होता है। और देखा जाए, अगर हम मोटा मोटा बात करें, तो सोयाबीन जो है वो हमारा 40% ऑयल कंट्रीब्यूट करता है इन एडिबल ऑयल में, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में। और देखा जाए तो हमारा जो है वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूएसए, देन अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सब है। अगर इंडिया में बात करें तो सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ये स्टेट्स में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाया जाता है। तो सोयाबीन का सीड प्रोडक्शन का बात करें हम, ये जो कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम लेते हैं, जो प्राइवेट सीड कंपनीज का, या फिर एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो रहता है, कमेटी रहता है, उनका जो सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लेते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा ही शानदार है, उनके लिए बड़ा ही उपयोगी टॉपिक है ये। क्योंकि उनको क्या होता है, उनका उनका क्या रहता है कि उनको फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड उनको प्रोडक्शन करना होता है। तो उसको मेंटेनेंस, उसकी गुणवत्ता कैसे बनाए रखें, और उसमें उनको फायदा ये होता है कि लगभग लगभग 25 से 30% ज्यादा उनका आय होता है। इकोनॉमी ज्यादा वो लेते हैं, ज्यादा उनको पैसे मिल जाते हैं उसके थ्रू, वो प्रोग्राम के थ्रू। तो बेसिकली सबसे मेन प्रॉब्लम है सोयाबीन का जर्मिनेशन परसेंटेज सोयाबीन का बहुत ही जल्दी गिरता है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स है वो हम बारी बारी से एक एक से देखेंगे, आज एक एक से डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले जो जो फैक्टर है वो है जो हमारा सोयाबीन का सीड रहता है, वो सोयाबीन का सीड का मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका जो आकार की रहता है, उसकी जो बनावट होती है वो कैसी है, उस पर बड़ा ही ये डिपेंड करता है सोयाबीन का जर्मिनेशन परसेंटेज। तो जो सोयाबीन का जो सीड रहता है, वो सीड जो है ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और इसमें एक आवरण होता है जो बड़ा ही पतला होता है, बड़ा ही पतला सा आवरण होता है, जिसको हम सोयाबीन का सीड कोट बोलते हैं। तो वो बड़ा ही पतला सा होता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है, जो आवरण होता है उसमें कई सारे छिद्र होते हैं, कई सारे छिद्र होते हैं। अच्छा, जो छिद्र जिसमें सबसे ज्यादा होंगे, जिसमें जिस वैरायटी में, जिस भी सीड कोट में ज्यादा छिद्र होंगे, वो ज्यादा ही इम्बाइबिशन मीन्स
क्या है कि वो ज्यादा मॉइस्चर लेगा वो बातामट से, और ज्यादा मॉइस्चर लेगा तो खराब होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे उसके। इसलिए हमारे लिए फायदा ये है कि कम से कम सीड, उसके जो जो सीड कोट है उसमें कम से कम छिद्र हो, हमारे लिए वो सीड सबसे अच्छा है। अच्छा, ये सीड का जो छिद्र होता है वो उनके जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ पोर्स जो होते हैं सीड के आवरण में, छिद्र के जो जो पोर्स के नंबर होते हैं वो वेरी करते हैं वैरायटी टू वैरायटी। ये डिपेंड करता है कि हमारा वैरायटी कौन सा हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो नंबर ऑफ पोर्स जो है, सीड कोट के नंबर ऑफ पोर्स वेरी होंगे, डिपेंड करेंगे। तो मेनली यहाँ पे मैंने कई सारे फोटोज दिखाए हुए हैं, ये सीड कोट के पोर्स के फोटोज हैं, किस तरीके का दिखता है सीड कोट जो है, किस तरीके का दिखता है, वो पोर्स कैसे दिखते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पोर्स हैं उसके सीड कोट के, वो कैसे दिखते हैं, वो इसमें मैंने दिखाए हुए हैं फोटो में। और उसके बाद जो हमारा सीड कोट है, जो आवरण है सोयाबीन के, जो सीड कोट है वो क्या है, बड़ा ही पतला होता है। इस वजह से क्या है कि वो क्रैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रफ्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर वो क्रैक हुआ, रफ्चर हुआ, सीड अगर रफ्चर हुआ, सीड कोट अगर रफ्चर हुआ, तो सोयाबीन का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो गिर जाएगा, वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि सीड का साइज। तो सीड का साइज हमारा कैसा है, सीड का साइज हमारा, कुछ कुछ लोग हैं जो बोल्ड सीड वैरायटी उगाते हैं, कुछ है कि स्मॉल सीडेड वैरायटी उगाते हैं। तो इसमें तीन तरीके के सीड होते हैं मेनली सोयाबीन में। एक हमारा स्मॉल सीडेड होगा, मीडियम सीडेड होगा और बोल्ड सीडेड होगा, जो कि बड़ा सीड होगा। तो सीड का साइज अगर बढ़ेगा तो उसका जो आवरण है वो बहुत जल्दी क्रैक होगा। तो सीड साइज के अकॉर्डिंग हमें कौन सा वैरायटी हम लोग यूज कर रहे हैं, बोल्ड सीडेड वैरायटी यूज कर रहे हैं तो बोल्ड सीडेड वैरायटी का ज्यादा केयरफुल हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी रप्चर होगा और उसका जर्मिनेशन परसेंटेज भी जल्दी खराब होगा, जल्दी ही डिके होगा। देन इसमें हार्वेस्टिंग के समय जो है इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग के समय इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, मेनली सोयाबीन क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो होता है। जब हार्वेस्टिंग अपन करते हैं उस समय बड़ा ही बहुत टेम्परेचर होता है। तो उस समय क्या है, जब इसको हमें डायरेक्ट इसको जब हम सुखाने के लिए रख देते हैं, जैसे हार्वेस्ट करते हैं किसान भाई लोग, इसको काटते हैं, काट के फिर तुरंत उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो उससे क्या है, डायरेक्ट इसको धूप लगेगी एकदम, तो क्या होता है कि इसका जो सीड कोट है वो रप्चर हो जाता है। तो उसको क्या करना है, हमने को तार पटरी है कुछ भी है उससे ढक के रखना है, या फिर थोड़ा सा कम हीट में रखना है, जो एकदम तेज धूप होती है उसमें उसको नहीं रखना है डायरेक्ट। देन जो अगला कारक है वो सीड हेल्थ। सीड हेल्थ कैसा है, सीड का हेल्थ कैसा है, तो सीड हेल्थ में मैं बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं सीड में। तो हमें वो डिसीज फ्री, हमें कोशिश करना है कि हमें डिसीज फ्री जो है सीड हमने चूज करना है। जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें फंगस रहता है अंदर, तो जब हम उसको सीड को सोइंग करते हैं, फील्ड में जब हम सोइंग करते हैं, तो क्या होगा कि जो फंगल डिसीज है, जो फंगस है, जो ऑलरेडी उसमें सीड के कांटेक्ट में है, अंदर है, सीड कोट के अंदर है जो फंगस है, वो क्या होगा, जब अपन उसको सॉइल में सोइंग करेंगे तो सोइंग करने के दौरान जो उसको जो टेम्परेचर मिलेगा और उसको कन्वेंशनल जो उसको टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो हमारा जो फंगस है वो भी ग्रो करेगा साथ साथ, और वो पूरे, पहले तो कुछ कुछ सीड में ही रहेगा, लेकिन बाद में वो पूरे के पूरे फील्ड में स्प्रेड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पूरी की पूरी फसल हमारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, जो हमारा जो सीड है, जो सोइंग के लिए सीड हमने रखा है, उस सीड को बहुत ही ध्यान से चुनाव करना है वो सीड का, कि उसमें कोई बीमारी ना हो, एकदम फ्री हो, वायरल डिसीज ना हो, फंगल डिसीज ना हो, कोई सीड बोर्न डिसीज ना हो उसमें, उससे बिल्कुल फ्री होना चाहिए वो। जैसे कि सीड बोर्न डिसीज सार्को है, पर्पल सीड स्टेन है, फोमोप्सिस है, एंथ्रेक्नोज है, देन बाईएमबी है, सोयाबीन मोजाइक वायरस है, ये सारी जो है सोयाबीन के लिए सीड बोर्न डिजीजेज हैं जो सोयाबीन का सीड की गुणवत्ता को हैम्पर करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। अच्छा, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग आजकल क्या है कि बड़े बड़े लेवल पे फार्मर्स ग्रो करते हैं, वैरायटी ग्रो करते हैं बड़े बड़े लेवल पे। तो क्या करते हैं कि जब ज्यादा क्वांटिटी होता है, जब ज्यादा बड़ा फील्ड होता है, तो उसको हार्वेस्टिंग के टाइम पे
सोयाबीन के हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है सेटरिंग का। अगर ज्यादा टाइम हमने दे दिया उसको, हार्वेस्टिंग को ज्यादा टाइम दे दिया, तो क्या होगा, सोयाबीन का सीड हर सेटरिंग हो जाएगा। तो हमारा जो सीड है वो लगभग लगभग सोयाबीन में अगर हमने टाइम लगाया तो हमें 50, कभी कभी ऐसे कंडीशन भी आते हैं फार्मर्स को कि 50% सीड ही ओनली उसका वो हार्वेस्ट कर पाता है, 50% सीड उसका पूरा का पूरा सेटरिंग हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, फार्मर क्या करते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर से उसको हार्वेस्ट कराते हैं। उस समय हमें ध्यान रखना है, फार्मर्स को, किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो कंबाइन हार्वेस्टर वो यूज करते हैं उसका जो आरपीएम है, वो आरपीएम कितना है वो बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि सोयाबीन के केस में क्या होगा कि उसका जो सीड है वो जब हार्वेस्टर के ड्रम में लगेगा, वो बार बार पे उसके कांटेक्ट में आएगा हार्वेस्टर के ड्रम में, तो उससे क्या होगा, सीड कोट रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो सीड कोट अगर रप्चर हुआ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में, तब भी सोयाबीन का वायबिलिटी खराब हो जाएगा। तो ऐसे करके देखा जाए तो जनरली देखा जाए तो ऐसे करके लगभग लगभग 20 से 30%, 25% सीड तो खराब हो जाता है कंबाइन हार्वेस्टर से। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा आरपीएम कितना जा रहा है। आरपीएम हमने 300 से लेके 400 ही आरपीएम तक ही हमें मेंटेन करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। 300 से लेके 400 अप्रोप्रिएट है। अगर ज्यादा बोल्ड सीडेड है तो हमें 300 ही रखना है। देन फिर हमने क्या करना है, क्वालिटी लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज। तो अच्छा, स्टोरेज के टाइम में बड़ा ही ध्यान देने वाली बात होती है कि जब हम स्टोरेज करते हैं, जब अपन सीड को स्टोर करते हैं, फार्मर किसान भाई लोग हमारे जब सीड को स्टोर करते हैं, सोयाबीन के सीड को, तो एक अच्छा, उसको पहले तो ये है कि उसको किस में स्टोर करें। तो बेस्ट जो ऑप्शन रहता है सोयाबीन को सीड को स्टोर करने का, वो रहता है जूट के बैग में। जूट के बैग में हम उसको स्टोर करें सोयाबीन के सीड को, 40 के किलो, 35 किलो, 40 किलो जो है एक बैग में सोयाबीन को रखें, और 40 kg लेके उसको जो स्टैक बनाए। स्टैक जो होता है हमारा, वो स्टैक में कुछ बातें होती हैं जो बड़ी ध्यान देने वाली होती हैं। कि सबसे पहले जो स्टैक होता है हमारा, जो जो हमने बोरे के ऊपर बोरे रखे जाते हैं, वो स्टैक एकदम ग्राउंड से टच नहीं होना चाहिए। जो स्टैक है वो ग्राउंड से थोड़ा अबव होना चाहिए। उसको हमने हाइट मेंटेन करना करके चलना चाहिए उसको, स्टैक को। तो हाइट मेंटेन करके चलें। दूसरा क्या रहता है कि जो स्टैक, जो हमारा स्टैक है, जो बोरे हमने रखे हुए हैं, वो वो बोरे के ऊपर बोरा जो रखा हुआ है हमने, वो उसका बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊंचा होगा तब भी सीड का वाइबिलिटी खराब होगा, वाइबिलिटी गिरेगा उसका, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, और बाद में हमें फार्मर को, किसान भाइयों को प्रॉब्लम होगा उससे। तो सीड के स्टेक की हाइट क्या है, और उसके उसका जो ग्राउंड लेवल है वो एबव रखना चाहिए। अच्छा, उसमें जो हमारा जो स्टोरेज हाउस है, जो स्टोर हाउस है, उसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन है, वो भी बड़ा जरूरी देखने के लिए फैक्टर है कि उसमें टेम्परेचर वगैरह कितना है। तो हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा रहा है, तो उसका सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज हैम्पर्ड होगा। उसमें क्या होगा, उसमें उसके जो बायोकेमिकल कुछ डिग्रेडेशन है वो सब होंगे उसमें। देन मॉइस्चर लेवल हमें बिलो 8% ही रखना है उसमें, स्टोरेज हाउस में। तो ये सारी बातें किसान भाइयों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी सोयाबीन के बीज का अच्छे से स्टोरेज हो पाएगा। अच्छा, सोयाबीन सीड क्वालिटी स्टैंडर्ड हम देखते हैं यहाँ पे कि जो जो किसान भाई जो फाउंडेशन सीड लगाते हैं, किसी फर्म से लेके, किसी प्राइवेट कंपनी से लेके जो फाउंडेशन सीड लगाते हैं या सर्टिफाइड सीड का उत्पादन करते हैं, तो उनको कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं उसके, जो पैरामीटर्स उनको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे प्योर सीड कितना होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्योर सीड कितना होना चाहिए, 98% प्योर सीड होना चाहिए। इनर्ट मैटर कितना होना चाहिए, अदर जो क्रॉप हैं वो कितने नंबर ऑफ सीड होना चाहिए। फाउंडेशन सीड में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर्टिफाइड सीड में 10 सीड पर केजी फिर भी एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे वीड सीड है, अदर डिस्टिंग्विशेबल वैरायटी है, तो इसके कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जो ध्यान रखने पड़ेंगे। अदरवाइज तो क्या होगा, ये पैरामीटर्स में अगर फुलफिल नहीं होंगे, तो जब किसान भाई जब अपना सीड प्रोडक्शन करके, प्रोड्यूस करके और लेके जाएंगे वहां पे, जब एनएससी को या किसी को, जहाँ जिसका वो ले रहे हैं, जिस फर्म से हमने प्रोड्यूस लिया है, उसको जब हार्वेस्ट लेके जाएंगे उसके पास, तो वहां पे वो उसका रिजेक्ट हो जाएगा।
और रिजेक्ट हो जाएगा तो किसान भाई को उसमें बहुत ही नुकसान होगा। इसलिए ये जो पैरामीटर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। फाउंडेशन सीड के लिए कितना चाहिए, सर्टिफाइड सीड के लिए कितना चाहिए, पैरामीटर्स में फुलफिल होगा तभी हमारा लॉट है वो लॉट एक्सेप्ट होगा और उसका किसान भाई का प्रोड्यूस जो हार्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होगा। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ सीड क्वालिटी, ये थोड़ा सा हमने रखा है। मेंटेनेंस ऑफ सीड क्वालिटी थ्रू सीड चेन, ये एक सीड चेन है। मींस ब्रीडर जो होता है, जो ब्रीडर होता है वो ब्रीडर किस तरीके से सीड को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड, फिर होता है ब्रीडर सीड। न्यूक्लियस सीड जो होता है वो न्यूक्लियस सीड ब्रीडर सीड से ही बनता है, ब्रीडर सीड से ही बनाया जाता है। बट वो प्रॉपर 100% अंडर ब्रीडर इन्वेस्टिगेशन में होगा, उसको ब्रीडर ही मेंटेन करेगा न्यूक्लियस सीड को। न्यूक्लियस सीड को कैसे बनाएंगे ब्रीडर, उसका उनका एक प्रोटोकॉल होगा। जैसे सोयाबीन के केस में क्या करेंगे, एक एक सिंगल प्लांट सिलेक्ट करेंगे जो प्लांट 100 जो प्लांट के 100% जो करेक्टर्स हैं वो जो हमारा जो रियल वैरायटी है उसके साथ मैच कर रहा होगा, वो वैसे टाइप के प्लांट सेलेक्ट करके फिर वो जो प्लांट होगा उसको एसपीएस बोलेंगे, एसपीएस सिंगल प्लांट सिलेक्शन। तो सिंगल प्लांट सिलेक्शन को फर्दर ग्रो करेंगे, एक एक रो में लगाएंगे, एक एक रो में लगा के उसको प्रोजेनी उगाएंगे, उसकी प्रोजेनी को फिर फर्दर सेलेक्ट करके फिर उसके छोटे छोटे ब्लॉक बनाएंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियस सीड को मेंटेन किया जाता है, वो पूरा 100% ब्रीडर के थ्रू ही मेंटेन होता है। तो अच्छा, न्यूक्लियस सीड के बाद जो आता है वो आता है ब्रीडर सीड। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ब्रीडर सीड आएगा। और जो ब्रीडर सीड होगा वो ब्रीडर सीड जस्ट न्यूक्लियस सीड का जो प्रोजेनी होगा वो ब्रीडर सीड होगा। न्यूक्लियस सीड का जो नेक्स्ट जनरेशन जो लगाया है वो ब्रीडर सीड होगा। अच्छा, दोनों जो सीड की दोनों सीड चेन है, न्यूक्लियस सीड है या ब्रीडर सीड है, दोनों ही सीड जो है ब्रीडर के थ्रू ही मेंटेन किए जाते हैं। और जिस इंस्टीट्यूट में या जिस यूनिवर्सिटी में जहां से वैरायटी रिलीज होगी, जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है जिसका जिसका जो 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 सीड चेन में है, तो जो वैरायटी है वो वैरायटी जहां से रिलीज होगी वो उस सीड को मेंटेन करेगा, वो ही न्यूक्लियस सीड बनाएगा और ब्रीडर सीड बनाएगा। हाँ, ब्रीडर सीड की केस में होता है कि कभी कभी जैसे हमारे यहाँ बीआरसी है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सीड का डिमांड बहुत ज्यादा है और उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं हम दूसरों को भी दे देते हैं उसका उसका कुछ क्वांटिटी में दे देते हैं दूसरों को भी कि भाई आप भी उगा सकते हो। बीडे सीड के केस में ऐसा होता है, तो वो लोग भी मेंटेन करते हैं, फिर दूसरे अदर पार्टी भी यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी लोग भी मेंटेन करते हैं। अच्छा, फाउंडेशन सीड, देन फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन सीड या तो प्राइवेट फर्म के द्वारा मेंटेन होगा, प्राइवेट फर्म के द्वारा भी मेंटेन करते हैं फाउंडेशन सीड को। जैसे जो प्राइवेट फर्म है वो बीडर सीड डायरेक्ट जहाँ से इंस्टीट्यूट से जहाँ से वैरायटी रिलीज हुई है, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है या जहाँ से भी रिलीज हुआ वैरायटी है, वहां से प्राइवेट फर्म जो होगा, जो प्राइवेट कंपनी होगा, वो फाउंडेशन सीड उठाएगा। फाउंडेशन सीड को फिर वो फार्मर फील्ड में उगाएगा। तो जो फार्मर्स है, एक्चुअली वो फार्मर्स को फाउंडेशन सीड को मेंटेन करना है, वही फार्मर्स को ही सारा उसका जो बीज का गुणवत्ता है वो फार्मर को बना के रखना है एक्चुअली। और प्राइवेट फर्म वाले टाइम टू टाइम वो विजिट करेंगे, देखने आएंगे, बट मेंटेन फार्मर को करना है, वो कैसे करना है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारी बातों को, सारी चीजों को किसान भाई लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड का इनका क्वालिटी जो है मेंटेन रख पाएंगे, और उनका जो हार्वेस्ट है वो बेकार नहीं जाएगा, वो पास हो जाएगा। अच्छा, फाउंडेशन सीड जो होता है वो बीडर सीड का जस्ट प्रोजेनी होता है। फाउंडेशन सीड की दो हम फाउंडेशन सीड 1 और फाउंडेशन सीड 2 तक हम जा सकते हैं। अगर हमारे पास सीड कम है सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए, तो फाउंडेशन सीड 1 और फाउंडेशन सीड 2 तक हम जाएंगे। फिर टू तक जाने के बाद जो फाउंडेशन सीड 2 का जो प्रोजेनी रहेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा, उसको हम सर्टिफाइड सीड बोलेंगे। तो वो सर्टिफाइड सीड रहेगा। जो सर्टिफाइड सीड जो आता है, सर्टिफाइड सीड का जो आता है, अच्छा, वो सर्टिफाइड सीड जो है हमारी प्लेट्स में आता है एक्चुअली, जो हम कंज्यूम करते हैं वो एक्चुअली सर्टिफाइड सीड आता है। सर्टिफाइड सीड के बाद उगाने के बाद वो आता है हमारी प्लेट में। अच्छा, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांटिंग वैल्यू ऑफ सीड मीन्स हम उसका जो सीड को प्लांटिंग कर रहे हैं उसका उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसका जो जो हम सोइंग कर रहे हैं, सोइंग से पहले हम उसको सीड ट्रीटमेंट करें,
तो सीड ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा, तो सीड ट्रीटमेंट केमिकल भी हो सकता है, बायो कंट्रोल भी हो सकता है ना, दोनों ही तरीके होते हैं। तो किसान भाई जैसे भी कर सके, सीड ट्रीटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सीड ट्रीटमेंट जो है कार्बनडिजिम और थीरम यहाँ पे ले सकते हैं केमिकल के लिए। बायो कंट्रोल एजेंट में ट्राइकोडर्मा है, विडी है, या फिर राइजोबियम कल्चर है, ये हम ले सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट अगर देते हैं, एक्चुअली क्या होगा, जब सीड ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें अगर कोई फंगस होगा, कोई भी फंगस होगा या कुछ भी उसमें होगा, तो वो क्या है, वहाँ वहाँ पे वो फंगस जो है उसका जो ग्रोथ होगा, फंगस का वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही उसमें एंटी जो है फंगिसाइड उसमें ट्रीटमेंट दे रखा है। इसलिए क्या होगा कि वो ग्रोथ नहीं नहीं हो पाएगा। इसलिए सीड ट्रीटमेंट जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, बट कई फार्मर लोग इसको स्किप कर देते हैं। इसलिए ये मैं बोलूंगा बार बार फार्मर्स लोगों से कि सीड ट्रीटमेंट को स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये करना ही चाहिए। ये कुछ फोटो हमने शेयर किए हैं जिसमें दिखाया है कि सीड को कोटिंग कैसे करते हैं। सीड कोटिंग वाली मशीनें भी होती हैं, तो उसमें जैलोरा वगैरह जो हमने लिया है, सीड को कैसे कोटिंग किया है, मिक्स करके सीड को ऊपर से डालते जाते हैं, और बहुत ही मिनटों का काम होता है। बहुत बड़े बड़े लॉट, बहुत बड़े बड़े मीन्स लॉट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में हम सीड को कोट कर सकते हैं। तो इससे सीड का जर्मिनेशन भी बढ़ जाता है, और सीड की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। जैसे पॉलीमर कोटिंग ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पे हमने दिखाया है, कोटिंग ऑफ ट्राइकोडर्मा विरिडी विथ पॉलीमर हैज, ये हमने दिखाया है। तो इसमें क्या रहेगा कि जहाँ पे हमारा जो हम पाउडर फॉर्म में हम ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें जो है कुछ परसेंट कम कम हमारा रहता है, मतलब सारा का सारा ऐसा नहीं होता है कि हमने पाउडर डाल दिया तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा फंगिसाइड फंगस जो है सारा अब इसमें ग्रो नहीं करेगा। वहां पे भी कुछ ना कुछ 40% तक तो फंगस आ ही जाता है, कहीं ना कोई डिसीज आ ही जाएगी, फंगल डिसीज। बट हम अगर हम कोटिंग करेंगे तो यहाँ पे 100% फंगस जो है हैम्पर्ड होगा, यहाँ पे कोई फंगल डिसीज नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं जिनके द्वारा हम सीड क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड है, सोइंग ऑफ क्रॉप है, तो हम किस टाइम में सोइंग कर रहे हैं, तो सोइंग का जो हमारा जो मेन जो टाइम रहता है उस ड्यूरेशन में ही हमें सोइंग करना है। जैसे कि जून के 3rd वीक से जुलाई के 1st वीक तक हम सोइंग करें, अप्रोप्रिएट टाइम में हम सोइंग करें। उस समय जब सोइंग कर रहे हैं तो सोइंग के समय प्रॉपर जो फील्ड का मॉइस्चर है, जो हमारे जो फील्ड में जो मिट्टी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसका मॉइस्चर कितना है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, है ना। तो वो मॉइस्चर अप्रोप्रिएट होगा तभी, अदरवाइज तो ड्राई स्पेल आके और वो जर्मिनेट नहीं होगा और सारा का सारा जो सीडलिंग खराब हो जाए। तो वो सीड जो है प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल का। और दूसरा बात क्या है कि किसान भाई लोग क्या करते हैं कि उसका जो मिट्टी का पल्वराइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि डीप प्लाइंग नहीं हो पाता एक्चुअली। एमबी प्लाव नहीं चलाते हैं, तो उनके लिए यही है कि 2-3 साल में या हो सके तो हर साल में डीप प्लाइंग जरूर करना चाहिए एमबी प्लाव के थ्रू। एक बार समर में जरूर चलाना चाहिए। तो उससे क्या हो रहता है कि जितना भी मिट्टी में जो कंटामिनेशन होता है वो सारे का सारा जो है सनलाइट के कांटेक्ट में आके वो सारा का सारा जो है मर जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जब हम क्रॉप जब सीड सोइंग करते हैं तो चांसेस होते हैं कि कम से कम इसमें बीमारियां आएंगी, और वीड भी जो है कम से कम होंगे। ये हमारा इसका हमारा फायदा होता है किसान भाइयों को, तो इसलिए डीप प्लाइंग जरूर करना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो है वो बैलेंस में देना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि हम किसान भाई लोग करते हैं कि जहाँ देखा कि प्लांट जो है छोटा है तो उसमें यूरिया का स्प्रे कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यूरिया का जो हमारा जितना नाइट्रोजन जो रिकमेंडेड डोज है, और एक्चुअली डोज एक्चुअली हर जगह के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी कर जाता है, और सॉइल के ऊपर भी वेरी करता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कितना है, उसके ऊपर भी वेरी करता है। बेसिकली जो डोज है वो 20-60-40-20 एक्चुअली बहुत सारे किसान भाई लोग हमारे जिंक सल्फेट डालने से अवॉइड करते हैं। तो जिंक सल्फेट एक्चुअली सल्फर बड़ा जरूरी होता है ऑयल सीड क्रॉप के लिए। तो मैं बोलना चाहूंगा कि सल्फर जिंक सल्फेट यहाँ पे किसान भाई लोग जो हमारा जो बेसिक डोज रहता है उसमें जिंक सल्फेट जरूर उसमें मिक्स करके चले, वो जरूर यूज करना है। देन इरिगेशन, इरिगेशन में जनरली हमारा जो सोयाबीन क्रॉप होता है वो खरीफ क्रॉप होता है।
तो खरीफ मेनली क्या है, रेन फेड क्रॉप है, तो रेन होता उस समय प्रॉपर रेन मिलता रहेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश नहीं हुई और मॉइस्चर कम हो गया मिट्टी में। तो किसान भाइयों को क्या करना है कि मिट्टी में थोड़ा सा डीप में खोद के उसको देखना है कि मिट्टी में मॉइस्चर है या नहीं है। अगर मिट्टी में मॉइस्चर नहीं है, अप्रोप्रिएट मिट्टी में मॉइस्चर अगर कम है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों को उसमें इरिगेशन अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर ड्राई स्पेल ज्यादा टाइम तक रहा और मिट्टी में मॉइस्चर नहीं रहा, तो क्रॉप में फिर अदर डिसीजेस आने के चांसेस रहते हैं, जैसे चारकोल रोट है, तो चारकोल रोट के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर मॉइस्चर कम है, फील्ड में मॉइस्चर कम है, तो चारकोल रोट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए किसान भाई को किसान भाइयों को इरिगेशन टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि अगर ड्रॉट है, मॉइस्चर का कमी है सॉइल में, तो उसमें इरिगेशन देना चाहिए। देन देन अच्छा, सोयाबीन के केस में जो एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, जो प्लांट पॉपुलेशन कितना है। क्योंकि एक्चुअली प्लांट पॉपुलेशन अगर मेंटेन नहीं है, हमारे प्लांट पॉपुलेशन कम है फील्ड में, जो हमारा पर हेक्टेयर 3 से 4 लाख प्लांट जो होना चाहिए, वो अगर कम है, उससे कम है उससे कम है, तो क्या होगा, प्लांट कैनोपी नहीं ले पाएगा, और वहां पे क्या है, वीड बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो बीड जल्दी ग्रोथ करेंगे, तो हमारा जो सोयाबीन का प्लांट है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत स्लो ग्रोथ होता है। तो उसका क्या है, अगर कैनोपी नहीं ले पाया, बीड बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, वो वहीं पे हैम्पर करेगा, और उसमें फिर पॉडिंग अच्छे से नहीं होगी, सीड फिलिंग अच्छे से नहीं होगी। इसलिए इसलिए किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम रखना चाहिए। सोयाबीन के जो फील्ड होता है उसमें 1 हेक्टेयर में 3 से 4 लाख पौधे जरूर होना चाहिए। अच्छा, सीड रेट जो है, सीड रेट वेरी करेगा कि सीड रेट हमारा अगर ज्यादा गोल्ड सीडेड है, तो सीड रेट ज्यादा रखना पड़ेगा, इवन 75 kg, 70 kg, 75 kg भी रखना पड़ेगा। अगर सीड हमारा छोटा है, तो किसान भाइयों को सीड रेट कम रखना पड़ेगा। 60 से मैक्सिमम इसका सिक्स में ऑन एवरेज इसका 60 से 75 तक सीड रेट इसका सोयाबीन का यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कम छोटे सीड वाली वैरायटी होती है, उसका हम 60 kg पर हेक्टर ले लेंगे। और जो लार्ज सीडेड वैरायटी रहती है, जिसका कि सीड जो साइज होता है, जिसका कि 100 सीड वेट 14 से ऊपर होगा, या 14, 12, 14, 13 होगा, उसका हम उसका हम जो सीड रेट लेंगे, वो 75 kg पर हेक्टेयर, 70, 75 kg पर हेक्टेयर हम हमें लेना है किसान भाइयों को। तो इसका बड़ा ही ध्यान रखना रखना है किसान भाइयों को। और ज्यादा भी अगर सीड रेट हुआ, ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन हुआ फील्ड में, तो वो भी कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा अगर होगा फील्ड में, पौधे ज्यादा होंगे, तो उससे हमारा सीड का जो साइज है उस पर फर्क पड़ेगा, सीड साइज हमारा छोटा हो जाएगा। तो सीड साइज छोटा हो जाएगा, सीड का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि सीड साइज छोटा है तो प्रोड्यूस भी कम हो जाएगा। तो इसको ऑप्टिमम रखना है। देन जो किसान भाई, जो लोग जो बारिश होता है या रेनी सीजन में, जैसा कि मैंने बोला, ये खरीफ सीजन की फसल है, जो सोयाबीन है वो खरीफ सीजन की फसल है। तो इसमें अगर कंटिन्यूअस बारिश कहीं होता है, तो उससे भी क्या होता है, सोयाबीन का पौधा बड़ा ही सेंसिटिव होता है, और वो गल जाता है, वो पूरा का पूरा पौधा गल जाएगा और कोई प्रोड्यूस नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर किसान भाई बीबीएफ टेक्निक या रिच फरो में इसको ग्रो करते हैं सोयाबीन को, तो वहां पे बहुत अच्छा होता है। अगर बीबीएफ टेक्निक में है, अगर रिच फरो में है, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर बीबीएफ और रिच फरो में नहीं भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसान भाइयों को इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा वाटर स्टेग्नेशन है वो ना हो पाए खेत में, वो फसल जो फील्ड है हमारा, उसमें वाटर स्टेग्नेशन बिल्कुल भी ना हो पाए। अगर वाटर स्टेग्नेशन होगा, तो हमारा सोयाबीन का क्रॉप है वो खराब हो जाएगा। अगर अदरवाइज अगर किसान भाई लोग हमारे बीबीएफ या रिच फरो टेक्निक यूज करते हैं, तो किसान भाइयों को इवन इवन ऑन एवरेज 20% यील्ड ज्यादा ही मिलेगा। अदरवाइज किसान भाई अगर फ्लैट में भी सोयाबीन उगाते हैं, तो वाटर स्टेग्नेशन नहीं रखना चाहिए, वाटर स्टेग्नेशन अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर प्रॉपर चैनल बनाना चाहिए वाटर को निकालने के लिए। दूसरा एक बड़ा ही इसमें जो प्रॉब्लम होता है, वो होता है वीड का प्रॉब्लम। सोयाबीन में वीड बहुत जल्दी होता है, और वीड का इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि अगर सोयाबीन का पौधा अगर कैनोपी नहीं ले पाया, अगर प्रॉपर उसका हाइट नहीं हुआ,
प्रॉपर कैनोपी नहीं हो पाया सोयाबीन के पौधे का, तो वीड इतने ज्यादा आएंगे कि किसान भाइयों को उसको फिर बाद में मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस वीडिंग करना चाहिए, कंटिन्यूअस वीडिंग करते रहना चाहिए। फिजिकल वीडिंग है, फिजिकल मीन्स है, हैंड वीडिंग है, या फिर आजकल जो विलो हो आते हैं वो यूज करना चाहिए, या फिर कल्चरल वीड मैनेजमेंट। कंटिन्यूअस वीडिंग करते ही रहना चाहिए। अगर किसान भाई उसको वीड को मेंटेन नहीं किए और वीड ज्यादा आ गए, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर केमिकल वीड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, इसमें परसुप्ट वगैरह आता है केमिकल वीड मैनेजमेंट के लिए। अगर केमिकल वीड मैनेजमेंट करना है तो इसमें बड़ा ध्यान देने वाला बात है कि केमिकल वीड मैनेजमेंट हमेशा जो हमारा वेजिटेटिव स्टेज है तभी होगा। फ्लावरिंग स्टेज जैसे आया तो किसान भाइयों को कभी भी केमिकल वीड मैनेजमेंट नहीं करना है, कोई भी वीडिसाइड यूज नहीं करना है, उससे पहले ही करना है। अच्छा, दूसरा एक स्टेप आएगा रॉगिंग का। रॉगिंग जो हमारा क्वालिटी ऑफ सीड को मेंटेन करने के लिए रॉगिंग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। रॉगिंग में क्या करेंगे हम, रॉगिंग रॉगिंग हम बेसिकली दो स्टेप पे करेंगे। एक तो फ्लावरिंग के टाइम में करेंगे और दूसरा करेंगे मैच्योरिटी स्टेज में। तो फ्लावरिंग के टाइम में जब हम रॉगिंग करेंगे तो फ्लावरिंग के टाइम में हमें ये देखना है कि हमारा जो फ्लावर आ रहा है, सोयाबीन का जो फ्लावर है वो किस कलर का है। बेसिकली सोयाबीन का फ्लावर दो ही कलर का होता है, एक तो व्हाइट होगा या पर्पल होगा। तो व्हाइट या पर्पल, अगर हमारा जो जो वेराइटी हम लगा रहे हैं, जिस वेराइटी का हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उस वेराइटी का सीड वो जो फ्लावर कलर है वो पर्पल है और उसमें गलती से व्हाइट आ गया, तो उस व्हाइट जो फ्लावर है उसको हमने ध्यान रखना है फ्लावरिंग टाइम में, फ्लावरिंग स्टेज में, कि जितने भी व्हाइट कलर के फ्लावर वाले जो पौधे हैं उनको सबको निकाल के हमने बाहर करना है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेप होगा सीड प्रोडक्शन करने के लिए, सोयाबीन के सीड प्रोडक्शन करने के लिए, कि जितने भी हमारे जो व्हाइट कलर के पौधे हैं या अदर जो जो कलर के पौधे हैं उनको हमने रॉग आउट करना है। देन जो फाइनल जो रॉगिंग होगी वो होगी मैच्योरिटी स्टेज पे। मैच्योरिटी स्टेज पे हम लोग कैसे करेंगे, मैच्योरिटी स्टेज पे हम लोग जो जो किसान भाई लोग जो जो फली होती है सोयाबीन की, जो फली होती है वो सोयाबीन की फली में छोटे छोटे स्पाइन होंगे, तो वो जो उनका उनको प्यूबिसेंस बोलते हैं एक्चुअली। तो पोड के जो प्यूबिसेंस होते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं, कहीं टाउनी होंगे कहीं ग्रीन होंगे। तो टाउनी है या ग्रीन है अलग कलर का है तो उसको उखाड़ के अलग करके फेंकना है, क्योंकि वो अलग पौधा है, वो अलग वैरायटी का पौधा है। अगर उसको हम अलग नहीं करेंगे, रॉग आउट नहीं करेंगे तो वो मिक्सिंग हो जाएगा, वो ऑफ टाइप प्लांट है, उसको अगर नहीं करेंगे तो वो मिक्सिंग हो जाएगा। और अगर मिक्सिंग हो जाएगा और सीड अगर मिक्स हो गया तो उसको तो बाद में फिर पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए रॉगिंग बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है सीड प्रोडक्शन चेन में। और अगर कोई पौधा ऐसा है जो बाईएमबी या येलो मोजाइक वायरस इन्फेक्टेड कोई पौधा है, कोई फील्ड में अगर वायरस इन्फेक्टेड पौधा है सीड प्रोडक्शन यूनिट में, तो वहां पे हमने वायरस जो इन्फेक्टेड पौधा है उसको तो बिल्कुल ही उखाड़ के और एकदम अलग इरेडिकेट करना है, उसको तो अलग ही फेंक देना है। वायरस इन्फेक्टेड पौधे को तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। तो ये रॉगिंग स्टेप होता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देन कुछ स्टेप कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो 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 सीड की क्वालिटी है, सीड की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, पोटेशियम फॉस्फेट है, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हम वेजिटेटिव स्टेज में या पॉट फिलिंग स्टेज में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इससे क्या होगा, जो सैलिसिलिक एसिड है वो एक्चुअली जो हमारा एबायोटिक स्ट्रेस है या बायोटिक स्ट्रेस है, मेनली एबायोटिक स्ट्रेस में बड़ा ही इफेक्टिव होता है। जैसे कि ड्राउट आ गया है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या है, इसमें उसको सीड को जो प्लांट को ये बचाते हैं। सैलिसिलिक एसिड है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा ड्राउट से या टेम्परेचर से, जो भी एबायोटिक स्ट्रेस आएगा उससे उसको प्रोटेक्ट करेगा। और क्या करेगा, और सीड विगर को, स्टोरेबिलिटी को बढ़ाएगा वो। तो इसलिए किसान भाई चाहे तो सैलिसिलिक एसिड और पोटेशियम फोस्फाइड ये यूज कर सकते हैं पोड फॉर्मेशन या पोड फिलिंग। देन हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में कुछ चीजें होंगी, कुछ बातें होंगी जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो क्रॉप हमें जब हार्वेस्ट जो करना है, क्रॉप जब हार्वेस्टिंग होगा उसमें उस समय उसका टेम्परेचर, उस समय इसका मॉइस्चर कितना होना चाहिए वो बड़ा जरूरी होता है जानना, कि उस समय कितना मॉइस्चर है उसका। तो 15 से 17% हमें मॉइस्चर उस समय रखना है। 15 से 17% जब मॉइस्चर होता है पौधे
प्लांट का उसी स्टेप पे उसको हमें हार्वेस्ट करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि मॉइस्चर हमें पता होना चाहिए उस समय कितना मॉइस्चर है। अदरवाइज अगर ज्यादा डिले करेंगे तो सेटरिंग का प्रॉब्लम है, और कम पहले ही हार्वेस्ट कर लेंगे तो जो सीड रहेगा वो ग्रीन स्टेज में रहेगा, और जो सीड रहेगा वो ग्रीन स्टेज में रहेगा तो क्या होगा, उसका जो है सीड कोट जो है रप्चर होगा, और उससे क्या होगा, जर्मिनेशन अफेक्टेड होगा। और इसलिए और जो हमारा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो कंबाइन हार्वेस्टर है या फिर हम जिससे थ्रेश करते हैं उसका आरपीएम हमें मेंटेन रखना है 300 से 400 आरपीएम। 300 से 400 आरपीएम से ज्यादा तो रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना। इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखना है किसान भाइयों को। तो कुछ पैरामीटर मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे। सीड मॉइस्चर रेंज सेफ ड्यूरिंग टेम्परेचर, तो जब 18% मॉइस्चर होगा उस समय 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए, और 10 to 18% मॉइस्चर होगा तो 33.7, ऐसे कुछ मैंने पैरामीटर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। देन अगला जो स्टेप आता है वो पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो पैकेजिंग और स्टोरेज के समय क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है बड़ा ही क्रिटिकल फैक्टर होता है जिस समय हम पैकेजिंग और स्टोरेज कर रहे हैं। तो जिस समय हम पैकेज और स्टोरेज कर रहे हैं उस समय हमें मॉइस्चर जो है 10%, बिलो 10% रखना चाहिए। जब हम उसको बैग करते हैं, बैग में स्टोर करते हैं, उस समय मॉइस्चर और टेम्परेचर का बहुत रोल होता है, क्योंकि इंसेक्ट और फंगस जो रहते हैं वो एक्टिवली अटैक करते हैं अगर अप्रोप्रिएट मॉइस्चर नहीं है उस समय, स्टोरेज के समय। इसलिए हमें मॉइस्चर और टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जूट बैग जो होता है वो बेस्ट होता है सोयाबीन का पैकेजिंग करने के लिए देन कंपेयर टू पॉलीथीन बैग। लोग किसान भाई पॉलीथीन बैग भी यूज करते हैं, बट मैं कहना चाहूंगा कि जूट बैग जो होता है वो बेस्ट होता है। किसान भाई चाहे तो जब पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज से पहले जब क्रॉप हमारा स्टैंडिंग कंडीशन में होता है और कोड जो ग्रीन होते हैं उस समय चाहे तो कोई फंगीसाइड, कोई सिस्टेमिक फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कार्बनडिजिम है, बेबिस्टीन है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो है स्प्रे करवा सकते हैं। वो जो स्प्रे करवाएंगे उससे क्या होगा कि जो सीड क्वालिटी है वो जो सीड की गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो हमारा जो फंगीसाइड है, जो फंगीसाइड हमने अप्लाई किया है वो फंगस हमारा सीड तक जाएगा, उसमें पॉड में सीड तक जाएगा। सीड तक जाएगा तो हमारे जो कुछ सेप्रोफाइटिक फंगस होते हैं जो कि एस्परजिलस पेनिसिलियम वगैरह है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ को हैम्पर्ड करेगा। देन सीड की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सीड चेन जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियस सीड है, बिडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, सर्टिफाइड सीड है, वो जो चेन है वो हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीडा सीड में स्किप बीडा सीड चेन स्किप कर दिया या फाउंडेशन स्किप कर दिया, डायरेक्ट बीडा से सर्टिफाइड, ऐसा नहीं है। वो हम चेन पूरा का पूरा प्रॉपर फॉलो करना ही चाहिए। और जो नई नई टेक्निक्स हैं उनको अडेप्ट करना चाहिए, जैसे क्रॉप मैनेजमेंट है, क्रॉप जो जो हमारा जो भी मैनेजमेंट है वो हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। हार्वेस्टिंग के टाइम में प्रॉपर केयर करना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि वाटर स्टैंडिंग हुआ इरिगेशन के टाइम में, वो ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो सीड की गुणवत्ता है वो जरूर इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सारे कारक हैं जो कि सोयाबीन की फसल को, सोयाबीन की सीड की गुणवत्ता को अफेक्ट करते हैं। अगर इन सारे कारकों का, सारे फैक्टर्स का बारी बारी से एक एक करके सिंसियरली ध्यान रखा जाए तो डेफिनेटली किसान भाई अच्छा अच्छा प्रोड्यूस और हार्वेस्ट करेंगे, और सीड की गुणवत्ता भी उनकी अच्छी रहेगी, और उनकी जो आय है वो भी वृद्धि होगी उसमें भी। थैंक यू डॉक्टर करे, वेरी इंसाइटफुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आप दो जगह पे दिख रहे हैं मुझे। सो बहुत अच्छी जानकारी थी सोयाबीन के लिए, के बारे में, खेती के बारे में, उसके बीज के बारे में। एंड एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, सोयाबीन को हम बहुत यूज करते हैं। जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए हम लोग सोयाबीन का बहुत यूज करते हैं, और अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसमें आपको मालूम है कि एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा आ जाते हैं। तो सोयाबीन की क्वालिटी मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है, और आपका बहुत ही इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन था। तो हम ये सेशन खत्म करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका समय निकालने के लिए, हमारे बीच आके सोयाबीन के बीज के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू मैडम, थैंक यू वंस अगर अगेन।